जय हिंद। आइए अब हम लोग फेडरल सिस्टम और फेडरलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है इसे पढ़ेंगे। ठीक है, फेडरल या फेडरलिज्म का हिंदी संघवाद होता है। जैसे अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा एजिटेशन और पॉपुलर एजिटेशन हो रहा था फार्मर यूनियन का, किसान यूनियन का। यूनियन मतलब भी एक यूनियन होता है, कोई चीज़ का समूह, कोई चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कहते हैं ना किसान यूनियन, लेबर यूनियन, ठीक है। इसी प्रकार डिफरेंट फार्मर यूनियन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का कह सकते हैं कि एज अ सोसाइटी लेवल पे हमेशा फॉर्म होते रहते हैं। तो स्टेट अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट प्रोविंसेस, डिफरेंट यूनिट्स को एक साथ एक एग्रीमेंट के तहत एज अ यूनियन फॉर्म करता है, जो कि एक कर सकते हैं कि एक लार्जर बॉडी के रूप में ये उभर कर आता है, जो कि फिर स्टेट और नेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उसमें जैसे अगर भारत की बात करूं तो भारत में भी फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट, और कई बार देखो बहुत सारे जो अपोजिशन के मेंबर होते हैं, जो विपक्षी पार्टी के होते हैं, वो कहते हुए सुनाई देते हैं या न्यूज में कि इट इज़ अटैक ऑन द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, इट इज़ अटैक ऑन द फेडरलिज्म, एक प्रकार से संघवाद पर अटैक। कई बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कह सकते हैं कि इन शब्दों को यूज करते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो इन तमाम टर्म्स को आपने कई बार सुना होगा। तो फेडरलिज्म और संघवाद, इसके चैप्टर्स को आज से हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है हम इसके पहले टर्म के ओरिजिन को जान लेते हैं। अगर टर्म के ओरिजिन और इस टर्म्स के मीनिंग को समझ लिए तो हम इस संघवाद की अवधारणा को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो फेडरेशन और फेडरलिज्म या फिर फेडरेशन या यूनियन, यह एक लैटिन कह सकते हैं कि शब्द है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्दों से हुई। और यह इसका मतलब होता है लैटिन में फोइडस मीन्स ट्रीटी, ट्रीटी मतलब संधि, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट एक से अधिक राष्ट्रों के बीच होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संधि कहते हैं। फॉरेन एग्रीमेंट, जैसे इंडिया और रसिया के साथ एग्रीमेंट हुआ, इंडिया और यूएस के साथ एग्रीमेंट हुआ, तो देवेर मतलब दो कंट्री आपस में मिलकर संधि करते हैं। ठीक है, वही है ट्रीटी। तो फेडरेशन लैटिन शब्द है फोडियस, जिसका मीनिंग होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जितने छोटे बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स थे, जिसे हम लोग प्रोविंसेस कहते हैं, वो सारे प्रोविंस अगर एक साथ मिलकर एक बड़े स्टेट का, जैसे कई बार पहले क्या होता था कि जो छोटे छोटे जो है ऑटोनमस कह सकते हैं कि राज्य होते थे मोनार्की में, मतलब राजा रजवाड़े का, तो वो लोग ना मिलिट्रली और कह सकते हैं एक प्रकार से फिजिकली, फिनेंशियली, सोशली दे आर वीक इन नेचर, वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे या कमजोर होते थे। तो कई बार कुछ उसमें से जो एकदम ताकतवर होता है वो कहता है कि चलो सब मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, जिससे होगा क्या, उसके पास आर्थिक, सामाजिक और कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से वो अधिक महत्वपूर्ण और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, तो अन्य राष्ट्र उस पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका का मॉडल क्या है, जितने भी प्रोविंसेस थे, जितने भी पॉलिटिकल यूनिट्स थे छोटे बड़े, दे आर वीक इन नेचर जनरली, क्योंकि उसके पास एक रिसोर्सेज का लिमिटेशन होता है। उसके पास कह सकते हैं कि पर्सनल या फिर कह सकते हैं कि जो भी उसके सिटीजन्स हैं वो एक लिमिटेड नंबर में होते हैं, उनकी एक ज्योग्राफिकल एरिया होती है, उसकी एक लिमिटेशंस होती है। तो देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिटेशंस ऑन स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स। और उसके बाद हम जो भी अमेरिका के वहाँ बड़े छोटे छोटे स्टेट्स थे, उन सब ने मिलकर एक यूनियन बनाया, एक संघ का निर्माण किया, जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके सिंपल सा इसके अगर अर्थों ही अगर आप एक एक शब्द को ही देख, यूनाइटेड मतलब एकजुट, स्टेट मतलब राज्य, और अमेरिका एकजुट जो है वो जितने भी राज्य थे वो बनकर जो है मतलब यूनाइटेड प्लस स्टेट इक्वल टू अमेरिका। जितने भी स्टेट्स थे उसे यूनाइटेड किया गया, उसे एकता के एक सूत्र में पिरोया गया और फिर वो अमेरिका का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का संघ है, एक प्रकार की ट्रीटी के तहत
संधि के तहत अमेरिका का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार, और जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी किसान यूनियन कहती है, ठीक है, तो इसमें एक छोटे बड़े बहुत सारे किसान यूनियन जो है इस एजिटेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन एक जो है सभी यूनियन का भी एक यूनियन बन गया, वो है ऑल इंडिया किसान यूनियन। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स, छोटे बड़े प्रोविंसेस को एक साथ एकत्रित करके जो बनता है वो है संघवाद। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझ लिया। मीन्स ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, एक्चुअली फेडरेशन या फिर फेडरलिज्म का अर्थ यही होता है। ठीक है, संघवाद। तो ये फेडरल सिस्टम, ठीक है, फेडरल सिस्टम भारत ने क्यों अपनाया? हालांकि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरेशन या फेडरलिज्म का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, बट स्टिल इंडिया इज नोन एज ए फेडरल कंट्री, और इंडिया जो है फेडरलिज्म की कॉन्सेप्ट को स्वीकारता भी है और इसे जो है अपने देश में मानता भी है। ठीक है, जितने भी आप गवर्नमेंट आओगे तो देखते हो वो हमेशा कहती है कि कॉर्पोरेट फेडरलिज्म, एक टीम की तरह, टीम इंडिया में मोदी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, टीम इंडिया की तरह जितने भी राज्य हैं वो मिलकर काम करेंगे। साथ साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कि आपस में प्रतिस्पर्धा भी होगी जिससे कि विकास, उन्नति, प्रगति जो है तेज गति से हो। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये सब जो टर्म है, हमेशा एक पॉलिटिकल टर्म जो है हमेशा यूज होते रहते हैं, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, आज़ादी के तुरंत बाद, ठीक है, भारत में बहुत सारे रजे रजवाड़े थे, सबको सरदार पटेल के द्वारा पूरे के पूरे यूनियन ऑफ इंडिया में सम्मिलित किया गया। तो भारत का अगर आर्टिकल 1 देखोगे तो उसमें लिखा, मतलब उसमें डिस्क्राइब है इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, इंडिया डेट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब एक प्रकार से यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट या फिर भारत के जितने भी स्टेट्स हैं वो कोई एग्रीमेंट के तहत भारत में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो भारत के नेचुरली, वो महाभारत का जब कॉन्सेप्ट देखोगे या कौटिल्य के अशोका के पीरियड में देखोगे तो पूरा का पूरा तक्षशिला, गंधार, या फिर महाभारत में तो कई कई प्रदेश, कई कई जनपद, पूरा पूरा अफगानिस्तान अभी का। ठीक है, और इनके कौटिल्य के पीरियड में देखोगे, चाणक्य के पीरियड में, तो जितने भी अशोका वगैरह के पीरियड में जितने भी अभी अफगानिस्तान, हालांकि कौटिल्य और चाणक्य जो है अफगानिस्तान में एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, वहाँ से अध्ययन अध्यापन किए थे। तो आप इंडिया के लार्जर बाउंड्री देख सकते हो कि इनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जहाँ तक जाती थी, पूरा का पूरा सुदूर हिमालय से दक्षिण तक, या का पूरा यह एक महाभारत था। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि फेडरल सिस्टम। अब बात आती है कि आज़ादी के बाद जो जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हम इंडिया को यूनिटरी बेसिस पे रखते हैं। ठीक है, यूनिटरी इन द सेंस दो कॉन्सेप्ट था, एक तो हमने अमेरिका का जिक्र कर लिया, दूसरा कॉन्सेप्ट है कनाडा का। कनाडा का कॉन्सेप्ट क्या था कि वहाँ डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है, मतलब एक तो सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी फॉर्म में एक नेशनल गवर्नमेंट बनी, और वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में, छोटे छोटे राज्यों में अपने फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जो है उसे बांटा, और उसके बाद वहाँ कुछ ऑटोनॉमी या फिर कुछ उन्हें स्वायत्तता दी गई, कुछ उन्हें पावर्स डिवॉल्यूशन करके दिया गया। और देखो भारत में तो इतना ही नहीं, भारत में तो स्टेट लेवल के साथ साथ अब थर्ड टायर ऑफ बिग गवर्नमेंट आ गई, और एकदम निचले ग्रास रूट लेवल तक जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। तो भारत ने यूनिटरी मेथड ऑफ फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया। अमेरिकन मॉडल भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि कनाडियन मॉडल एक्सेप्ट किया। और भारत में इसके एक्सेप्ट करने के पीछे कारण भी थे। भारत में जितनी डाइवर्सिटी है, जितने लैंग्वेज बोले जाते हैं, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज है, इतना वास्ट एरिया है, कहीं कोस्टल एरिया है, कहीं माउंटेन एरिया है, कहीं डेजर्ट है, कहीं कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख है, फिर कहीं ट्राइबल्स एरिया है। तो इतने डिफरेंसेस होने के कह सकते हैं कि वजह से भारत ने यूनिटरी मॉडल, और यूनिटरी मॉडल के पीछे एक और कारण है कि पाकिस्तान का कह सकते हैं कि निर्माण होना भारत को एक कह सकते हैं कि यह शंका क्रिएट कर दिया गया कि इन फ्यूचर हो सकता है कि कोई एक पार्ट, जैसे जम्मू कश्मीर में कई सालों तक जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला, खैर अब तो वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद वो खत्म हो चुका है, बट समस्या ये है कि उनके मन में यह भय था, यह शंका था कि भविष्य में कभी अगर कोई एक पार्ट जो है, कोई एक यूनिट जो है अगर सेपरेटिस्ट की तरह या फिर अलग राष्ट्र की मांग करे, तो उस वक्त
कौन अधिक पावरफुल होगा, तो वह है यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जो केंद्र सरकार होगी सेंटर में, इसलिए यूनिटरी बेसिस ऑफ यूनियन भारत में अपनाया गया। फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने स्वीकारा, लेकिन फेडरेशन का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये कुछ चीजें हो गई, तो यही है हम लोगों। और दूसरी बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, सभी को मालूम है कि चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इन्होंने बहुत अच्छा से कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के डिबेट में डिस्क्राइब किया कि इंडिया को क्यों सेंट्रलाइज टेंडेंसी या फिर सेंटर को अधिक पावर दिया जाना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये है, उन्होंने उसमें कह सकते हैं कि इंडिया के फेडरेशन में सेंटर को अधिक महत्व देने के पीछे कारण, पहला उन्होंने कारण दिया कि इंडिया का जो यूनियन और डिफरेंट स्टेट्स हैं, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वो कोई एग्रीमेंट के तहत इस यूनियन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इंडिया के अविभाज्य अंग हैं। पहला तो कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि किसी भी परिस्थिति में एट एनी कॉस्ट वो एक पॉलिटिकल यूनिट भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे यूनिट्स जो है मिलकर एक एग्रीमेंट के तहत यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया। भारत में कोई पॉलिटिकल यूनिट मिलकर भारत का निर्माण नहीं किया, ये क्लियर याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। और इसी के लिए जो है इंडिया जो है के पास और इंडिया के केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि किसी भी राज्य की सीमाओं को चाहे तो वो मोड़ सकती है, तोड़ सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है। स्टेट है, कल उसे यूनियन टेरिटरीज कर दे, यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बना दे, ये सेंटर के पास पावर है। ठीक है, एक चीज हो गया, क्लियर हो गया। तो ये सब पीछे कारण रहा कि आखिर हमने यूनिटरी बेसिस एज अ फेडरेशन क्यों एक्सेप्ट किया। आगे है कंपेयरिंग, हम लोग कंपेयर करेंगे फीचर ऑफ फेडरल विद यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट के बीच में। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और एक जो है पूरे के पूरे फेडरल जो अमेरिकन मॉडल है, उन दोनों के बीच में हम कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, पहला है ड्वेल गवर्नमेंट। जो फेडरलिज्म जहां होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहां ड्वेल गवर्नमेंट रहती है, एक नेशनल लेवल पे, एक रीजनल लेवल पे। ठीक है, ड्वेल गवर्नमेंट इन द सेंस अमेरिका में देखोगे तो एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फ्लैग है, फिर डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसके भी अपने फ्लैग हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके अपने सिटीजनशिप है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सिंगल सिटीजन, यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ड्वेल गवर्नमेंट, वहां दो सरकारें होती हैं। यहाँ है सिंगल गवर्नमेंट एंड नेशन में क्रिएट अ रीजनल गवर्नमेंट। यह नेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब स्टेट्स का निर्माण कर सकती है, अगर चाहे तो, मे बी, एंड इफ दे डोंट वांट दे कैन नॉट। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं करेंगे। इस पर कोई बाध्यता नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ये फ्री है। अगर इच्छा है तो रीजनल गवर्नमेंट क्रिएट कर दो, अगर इच्छा नहीं है तो मत करो। और इसमें क्या है कि रीजनल गवर्नमेंट पहले से ऑलरेडी था, इन्होंने डिफरेंट रीजनल गवर्नमेंट के साथ जो है एक एग्रीमेंट के तहत यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर हो गया। दूसरा है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका में है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रखा गया क्योंकि डिफरेंट स्टेट हैं और सेंटर है, तो स्टेटों के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और सेंटर और स्टेट के मतलब नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के मध्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो फ्यूचर में। इसलिए हम संविधान को लिख देते हैं कि जिसकी जो शक्तियां हैं, जिसकी जो पावर्स हैं, जिसके जो फंक्शंस हैं, जिसके जो रोल हैं, वो क्लियरली डिफाइंड है। इसमें क्या है कि रिटेन मे बी रिटेन इन फ्रांस और अनरिटेन इन यूके। जो यूनिटरी मॉडल है, जैसे भारत में भी लिखित संविधान है, तो फ्रांस में भी लिखित संविधान है, तो कई जगह जो है आपको यहाँ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, कई जगह अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे यूनाइटेड किंगडम, वहां कोई लिखित संविधान एज इट इज नहीं है, वहां संविधान का इवोल्यूशन हुआ है। क्लियर हो गया। दूसरा है डिवीजन ऑफ पावर। यहां जो है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के मध्य में शक्तियों का बंटवारा हुआ है। ठीक है, और यहां जो है नो डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। यहाँ यूएसए, ठीक है, यहां कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है कि भाई राज्य सरकार को ये शक्ति दी। यहाँ डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण। केंद्र सरकार कहती है कि हम लोग तुमको ये शक्ति देते हैं,
तुमको लॉ और ऑर्डर संभालने की हम शक्ति प्रदान करते हैं, तुमको एग्रीकल्चर और हेल्थ के इश्यूज पे पॉलिसी बनाने के लिए हम शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और जैसे भारत सरकार है, अगर चाहे तो भारत सरकार में भी आप देखते हो कि 3 लिस्ट है, एक है स्टेट लिस्ट, एक है सेंटर लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। तो जो कह सकते हैं कंकरेंट लिस्ट है, अगर उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, केंद्र भी बनाता है, तो केंद्र के रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिवेल करेंगे और लागू किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं, शक्ति का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ है। ठीक, अगर चाहे केंद्र तो कोई भी सूची को उठा के सेंटर में भी डाल सकती है या फिर कंकरेंट लिस्ट में भी डाल सकती है। क्लियर हो गया। अगला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये डिफरेंट रीजनल गवर्नमेंट मिलकर बनाया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की अधिक सुप्रीमेसी दी जाती है कि कोई भी दोनों में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे डिफरेंट रीजनल स्टेट्स में या फिर सेंटर और स्टेट में, देखो सत्ता और शक्ति के लिए हमेशा संघर्ष होते ही रहता है। ये तो नैसर्गिक चरित्र है मनुष्य का या फिर किसी भी व्यक्ति का, पशु पक्षी का। तो वही है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की सर्वोच्चता इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मॉडल है। यहाँ क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है जैसे जापान में, एंड नॉट इन यूके। यूनाइटेड किंगडम में जो सोवरेन है वो है कौन, वहां की पार्लियामेंट। लेकिन यहाँ जापान में उदाहरण दिया है कि यहाँ जो है सुप्रीमेसी जापान में जो है संविधान की है, भारत में भी सुप्रीमेसी संविधान की है। तो यहाँ कह सकते हैं एक प्रकार से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्टली। भारत में आप देखोगे भले ही संविधान की प्राथमिकता है, लेकिन वो भी भारत की पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा उसमें संशोधन लाके जो है नए कानूनों को परिवर्तित किया जाता है, नए कानूनों को इंक्लूड किया जाता है, पुराने को रिपील भी कर सकते हैं और कोई कानून को कह सकते हैं कि उसमें जोड़ घटाव भी कर सकते हैं। तो उस प्रकार से कह सकते हैं सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, बात मान ली। बट लेजिस्लेटिव विंग को, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स को इतनी शक्ति दी गई है, चाहे हमारा पार्लियामेंट को, कि वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफॉर्म्स कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। क्लियर हो गया। आगे है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड रखा गया है, और कोई अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है ना तो बहुत इसमें डिफिकल्ट होता है। एक तो है कि नेशनल लेवल पे लाया गया, दूसरा है कि स्टेट लेवल पे भी उसे रेक्टिफाई करे, तब वो पारित माना जाएगा। ठीक है, तो यह रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम कठोर। इंडिया में क्या है, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। कुछ एक ऐसे प्रावधान है जो हम सिंपल मेजोरिटी के साथ पारित कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोविजन है जो हम स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और कुछ ऐसे प्रावधान है जो हम स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, जो आधे से अधिक राज्य है उसकी सहमति से हम पारित करेंगे। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है रिजिड भी है, कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है। मतलब कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि सिंपल मेजोरिटी से पारित किए जा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड लाइक द फ्रांस एंड द फ्लेक्सिबल इन यूके। इज दैट क्लियर? नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब यहाँ जो है न्याय व्यवस्था और न्यायालय को इंडिपेंडेंट रखा गया है, स्वतंत्र, स्वायत्त। वह इसलिए कि अगर कोई रीजनल यूनिट में कॉन्फ्लिक्ट हो, सेंटर और स्टेट के पावर्स के शेयरिंग में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, या कोई भी इशू भविष्य में अराइज हो, तो न्याय व्यवस्था का ऐसा निर्माण करें जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, न्यूट्रल हो, निष्पक्ष हो। और जो निष्पक्ष रहेगा वही जस्ट एंड फेयर जो है जस्टिस प्रोवाइड कर सकेगा। और यहां जो है जुडिशरी मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट। इस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में न्याय इंडिपेंडेंट रह भी सकता है जैसे भारत में, और कई जगह न्याय जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे बहुत सारे ऐसे राष्ट्र का उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे आप पाकिस्तान वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल आगे है 7वां बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यहाँ द्विसदनात्मक प्रणाली होती है। द्विसदनात्मक प्रणाली की कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट इसलिए आता है कि एक तो जो है कि सेंट्रल लेवल पे पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और दूसरा इसलिए जैसे इसमें भी हाउस ऑफ द कॉमन्स होते हैं, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो ये सब इसलिए रखा जाता है
क्योंकि एक तो जो है डायरेक्टली, जैसे भारत में क्या है, द्विसदनात्मक भारत में भी है, तो भारत में क्या है, लेजिस्लेचर में भी बाइक्रैमल्स लाइक यूके यानी यूनिक्रैमल्स लाइक चाइना। तो भारत में क्या है, भारत में जैसे एक तो लोकसभा जो डायरेक्टली एमपी होते हैं, संसद चुन के आते हैं, एक होते हैं राज्यसभा जो कि राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो इनडायरेक्टली चुन के आते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट में, और इसके कारण भी हमने जान लिया कि आखिर क्यों इतने डाइवर्सिटी लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, रीजन के आधार पे होने की वजह से हम लोगों ने इस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ताकि भविष्य में कोई भी सेंटर से और केंद्र सरकार से या फिर भारत के यूनियन से अलग होने का प्रयास ना करे। तो इंडिया दैट इज भारत विल ऑलवेज बी अ भारत, ठीक है। दूसरी बात, कोई जो रीजनल स्टेट है उसका ना कोई फ्लैग है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, और ना ही उसके सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप भी सिंगल ही है। और डॉक्टर अंबेडकर की हम लोगों ने बात सुनी कि आखिर उनके पीछे, इनके लाने के पीछे तर्क क्या था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया फेडरल सिस्टम का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। फेडरलिज्म है क्या, इसके वर्ड्स के मीनिंग क्या है, डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया के हम लोगों ने उदाहरण, या फिर यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं, जापान, यूके, फ्रांस, चाइना, इन तमाम एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने इसे समझने का प्रयास किया। So that's all. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.